Good evening, everyone. Welcome to Ansarkari. Today we will do newspaper of 17th January. Coming to first article talks about the tug of war, मतलब जो issue है between the government and the judiciary regarding the appointment of the judges. Government wants its own representation in the collegium system. जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम होता है, इट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वेयर एज द हाई कोर्ट कोलेजियम सिस्टम कंप्रोमाइज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 मोस्ट सीनियर ऑफ दैट कोर्ट. तो यहाँ पे लॉ मिनिस्टर ने एक सजेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट को कि उनका भी एक आदमी, उनका भी गवर्नमेंट नॉमिनी होना चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. इसके बारे में आगे दिया हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे. द नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द अवार्ड्स. द इंडियन एक्सप्रेस एक्सेलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड दैट विल बी गिवन टू डीएम्स. तो कौन कौन से इश्यूज है, कौन कौन सा एरियाज में परिवर्तन चेंज लाने के लिए अवार्ड दिया जा रहा है. Micro irrigation project in Odisha. Further, telemedicine facility to travel in Tamil Nadu's Erode region. Then, growing of mangroves tree after the Amphan cyclone in Sundarban. Solar power project for lift irrigation in Jharkhand. Grievance redressal camp in remote villages in Madhya Pradesh. So all these ideas have been implemented by the DMs, young DMs. तो इनको अवार्ड दिया जा रहा है ये सब फील्ड में. Then coming to next article, it talks about the Rajasthan government schemes. तो जो भी राजस्थान PCS एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको याद कर लेना चाहिए, इतने सारे जो स्कीम्स है. द नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द उत्तर प्रदेश स्कीम्स रिगार्डिंग डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इन उत्तर प्रदेश. तो जो भी UPPSC के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एक बार देख सकते हैं इसको. देन कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 14. तो 14 वाले आर्टिकल में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं. फर्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट the reason for shortfall in non-tax and disinvestment proceed for government. गवर्नमेंट का अब इसमें इंग्लिश में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन है, इट स्टूड अराउंड 14.7 लाख करोड़. इट वॉज ऑलमोस्ट 25% हायर जो टारगेट दिया हुआ था, दैट इज 14.2 लाख करोड़. उसके बाद हर एक गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है इट इज़ both from tax and also non-tax. तो non-tax revenue है, it is around 2.7 लाख करोड़, जो डिक्रीज हुआ है from 3.13 लाख करोड़ as per revised estimate. तो क्यों हुआ इसका कारण? इसका कारण है कि there has been lower amount of disinvestment और साथ ही interest rate that has been collected by the government. Further, the budget has picked non-tax revenue to GDP to fall from 1.35% of GDP to less than 1%. मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू सरकार का है वो घटते जा रहा है. पहले 1.35% था, 1% है. टोटल कम्युलेटिव मतलब बात किया जाए तो 3 लाख करोड़ से घट के 2.7 लाख करोड़ हो चुका है. डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट जो था पहले 78,000 करोड़ था, अभी घट करके 65 हो चुका है. इसके कारण ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो भी गिर रहा है. देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द वोटिंग फॉर द माइग्रेंट वर्कर. तो अब एक इशू चल रहा है पॉलिटिक्स में इसमें कि जो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जो लो टर्न आउट वोटिंग में होता है वो इट इज़ बिकॉज ऑफ लो वोटिंग परसेंटेज
बाय द माइग्रेंट वर्कर, क्योंकि उनके पास जो एक आईडी कार्ड होता है, दे कैन नॉट वोट इन देयर रेसिडेंट, जहाँ पर रहते हैं वहाँ वोट नहीं कर सकते। तो क्यों ना ऐसा एक टेक्नोलॉजी बनाए, ऐसा ईवीएम मशीन को यूज़ करे ताकि वो भी वोट आराम से कर सके। लेकिन तो इस पर ही एस वाई कुरैशी साहब ने एक टिप्पणी दी है कि अराउंड 17% वे रजिस्टर्ड वोटर इन 1951 इलेक्शन, आउट ऑफ दिस 45% वोटेड। उससे बढ़ करके 2019 में अभी 91% रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिसमें 67% हैव वोटेड। This showcases the interest in participation of the citizens in the democratic process, in the democratic election. कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है कि वी हैव गिवन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट टू एवरी एरिया इन दिस कंट्री। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम क्या आता है कि माइग्रेंट वर्कर कैन नॉट वोट इन देयर रिस्पेक्टिव रेसिडेंट एरिया। अभी इंटरनल माइग्रेंट वर्कर का डेटा है अराउंड 450 मिलियन, दैट इज इंक्रीज ऑफ 45% फ्रॉम 2001 सेंसस। अब है कि इन लोग वोट दे नहीं सकते, उसमें से कुछ ही लोग जा करके वापस जाके वोट देते हैं। जैसे ओनली 48% ऑफ वोटेड इन 2009 इलेक्शन व्हेन द एवरेज वॉज 60%। मतलब माइग्रेंट वर्कर का सिर्फ 48% जा करके वापस वोट देते हैं, एज कम्पेयर टू नेशनल एवरेज दैट इज 60%। तो जो इतना डिफरेंस है वो क्यों है? क्योंकि उनमें ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, साथ ही उनमें कार्ड नहीं है। तो इसको डील करने के लिए कुछ एक वे आउट है जो इन्होंने दिया है। पहला है कि रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, पीपल्स एक्ट 1951, इट गिव्स द पावर टू द ECI in consulting with the government to notify classes of voter who are unable to vote, and they can vote through ETPB, जैसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। तो पोस्टल बैलेट अभी 3 जन को सुविधा देता है। पहला डिफेंस पर्सनल, 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें अराउंड 18 लाख डिफेंस पर्सनल वोट किए थे थ्रू पोस्टल बैलेट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट सिस्टम। साथ ही साथ अभी बिल भी फ्लोट हुआ था जिसमें जो 1 करोड़ NRI है वो भी वोट दे सकते हैं, लेकिन अभी हुआ नहीं है, ये बात चल रहा है। दूसरा पॉइंट है कि कोविड अफेक्टेड पर्सनल, दे कैन ऑल्सो वोट थ्रू पोस्टल बैलेट, और सीनियर सिटीजन। तो इसके अलावा एस वाई कुरैशी साहब कहते हैं कि ये जो पोस्टल बैलेट सिस्टम है ये इंटरनल माइग्रेंट को भी देना चाहिए। दे ऑल्सो डिजर्व द राइट टू वोट, राइट टू एक्सेस टू वोट थ्रू दिस मैकेनिज्म। और जो नया EVM के बारे में बात हो रहा है, ऐसे M3 EVM, इसका टेस्टिंग बचा है एंड ये जब होगा तब इस पर चर्चा किया जाएगा। तो ओवरऑल ये पूरा आर्टिकल में ये बताना चाह रहे हैं कि जो इंटरनल माइग्रेंट है उनका डेटा हो गया, साथ ही साथ वोट नहीं दे पा रहे हैं, वोट देने के लिए उनको भी पोस्टल बैलेट सिस्टम में इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इशू है रिगार्डिंग द चैट GPT। तो ये ओवरऑल बताना चाह रहा है कि चैट GPT कैसे एक जो क्रिएटिव अप्रोच है रिगार्डिंग द एसे पेपर और रिगार्डिंग होमवर्क, रिगार्डिंग रिसर्च, it has been used by the students, used by the PhD holder using chat GPT। और इसके कारण स्कूल टीचर और बाकी साथ जो यूनिवर्सिटी लेक्चरर हैं उनके अंदर में एक क्वेश्चन अराइज हुआ है कि कैसे इसको कंट्रोल करें चैट GPT को, बिकॉज पीपल आर यूजिंग चैट GPT टू राइट एसेज and also write various articles। तो ये एक डिलेमा है, एथिकल डिलेमा है इन कमिंग फ्यूचर। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट आत्मनिर्भर। तो ये पूरा आर्टिकल जो है ये बताना चाह रहा है कि आत्मनिर्भर सिर्फ इकोनॉमिक वाले एरिया में सिर्फ नहीं होना चाहिए। सिर्फ PLI स्कीम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल्क इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्निकल, टेक्सटाइल,
डिफेंस से लेकर बाकी सब हैं, PLA स्कीम है, या फिर मेक इन इंडिया हो गया, या फिर असेंबल इन इंडिया। तो ये सब इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो आत्मनिर्भर सिर्फ इकोनॉमी रिलेटेड नहीं होता, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू गवर्नेंस, हेल्थ केयर, इन एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड स्पिरिचुअली। क्योंकि जो आने वाले वक्त में जो यंग जनरेशन आएंगी उसको कॉम्पोनेंट बनाना है, कॉन्फिडेंट बनाना है, तो उसके लिए आत्मनिर्भर हर जगह होना चाहिए, हर एक फील्ड में होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रोग्राम सच एज स्वच्छ भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, योगा डे सेलिब्रेशन reinforces the idea of Atmanirbhar Bharat into the minds of the citizen, so that they can take pride in their culture, they can take pride in their tradition, and also their hard work will be appreciated. अदर एरिया कैसे है, माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, उसके बाद कोविन ऐप, उसके बाद फिर मेकिंग ऑफ वैक्सीन, कोवैक्सीन इन वेरी स्पीड प्रोसेस, और साथ ही साथ वंदे भारत, इंडिया टेकिंग ऑफ ओवर G20 प्रेसिडेंसी, एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द रिफॉर्म इन UNSC। तो ये सब पूरा एरिया है, ये सब में आत्मनिर्भर भारत को बनना है। विथ रिगार्डिंग टू इंटरनेशनल रिलेशन, when we are importing oil from Russia, in spite of several pressures facing from Europe and Western countries, तब भी ऑयल खरीद रहे, परचेज कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर वहाँ पर भी है। उसके बाद इकोनॉमी में भी स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप हो गया, 100+ यूनिकॉर्न इंडिया में, और साथ ही साथ मेक इन इंडिया हो गया। उसके बाद फिर आत्मनिर्भर गवर्नेंस में भी है, आयुष्मान भारत से लेकर के प्रधानमंत्री फसल योजना, फसल बीमा योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना, यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, टैकलिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, सब पूरा आत्मनिर्भर का एक ओवरऑल पैकेज है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 18 विच टॉक्स अबाउट द लॉ मिनिस्टर सजेशन टू CGI ऑन इट्स गवर्नमेंट नॉमिनी इन द कोलिजियम सिस्टम। हम लोग पहले बात कर चुके थे फर्स्ट नंबर पेज में, तो कंटिन्यू करते हैं कि क्या करना चाह रहे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट has asked the CGI to such that the nominee of the government should be included in the collegium system, which is making a recommendation of the appointment of judges. तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि कोलेजियम सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ था, विथ फर्स्ट जज केज 81 में 1981 में, सेकेंड जजेस केज इन 1983, देन थर्ड जजेस केज 1998. It provided the basis for the collegium system in India. तो NJAC जब स्ट्रक डाउन हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दैट ऑन द प्रेमिस दैट इट वाज वॉयलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को दिया कि आप कुछ सोचिए इसके बारे में रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ कोलेजियम, एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू दिस बाय मेकिंग सजेशन टू CGI कि वी हैव टू रिविजिट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ खुद को अपॉइंट नहीं कर सकते, ऐसा गवर्नमेंट कहना है, तो उसके लिए उनका गवर्नमेंट अपॉइंटी नॉमिनी होना चाहिए। तभी देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा। द नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द जेम्स वेब टेलीस्कोप। नासा हैज अनाउंस दैट कि उन्हें एक नया एक्सो प्लैनेट मिला है दैट इज इक्विवेलेंट टू अर्थ साइज, discovered by James Webb Telescope. James Webb Telescope it is very important. It has been asked by UPSC this year. और साथ ही साथ एक्सो प्लैनेट, यहाँ पर 3 पॉइंट है। एक्सो प्लैनेट है क्या, रेड डॉर्फ स्टार है क्या, और साथ ही साथ कैसे एक्सो प्लैनेट डिस्कवर होता है। तो पहला पॉइंट है एक्सो प्लैनेट है क्या। एक्सो प्लैनेट ऑर्बिट अदर स्टार्स, दूसरा स्टार जो सोलर सिस्टम में नहीं है, इट इज़ बियॉन्ड द सोलर सिस्टम। So till now 5,000 exoplanets have been discovered. It has different sizes and temperature ranges. Some are solid, gas or water vapor. With the help of exoplanet we can also decide, we can also measure the distance between the Earth and that planet, and also check whether that exoplanet is habitable or not. It can give insight about the starting of the universe, starting of the galaxy and the solar system.
तो ओवरऑल साइंस के लिए हेल्प करेगा एक्सो प्लैनेट। दूसरा, कैसे डिस्कवर होता है? पहला है कि जो एक्सो प्लैनेट है इट इज़ वेरी वेरी टफ टू स्पॉट इट बिकॉज ऑफ स्टार ज़्यादा चमकता है, एक्सो प्लैनेट का अपना लाइट नहीं होता है तो चमकता नहीं है, तो छुप जाता है। तो जैसे ही स्टार का डिमिंग होता है, कैसे होता है? जब एक्सो प्लैनेट के पीछे से पास होता है तब हम लोग को एक्सो प्लैनेट भी दिखने लगता है, उस समय डिस्कवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेड डॉर्फ स्टार क्या होता है? इट इज़ वेरी कॉमन in the universe because it does not radiate much light as compared to normal star. It is dimmer than the star. तो रेड डॉर्फ प्लैनेट के बारे में पूछ सकते हैं, रेड डॉर्फ स्टार के बारे में पूछ सकता है कि वो ज़्यादा लाइट देता है कि कम। तो इट इज़ डिमर, इट इज़ नॉट ब्राइट एज द नॉर्मल स्टार। तो कैंसर इन इंडिया, नेक्स्ट आर्टिकल है कैंसर इन इंडिया। तो कैंसर स्टेटस पूरा आर्टिकल आसान भाषा में समझते हैं। पहला है कि कुछ कुछ एरिया फील्ड में, पहला पॉइंट, कुछ कुछ फील्ड में कैंसर घटते जा रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि डायग्नोसिस अच्छा होते जा रहा है, टेक्नोलॉजी न्यू आ रहा है, और साथ ही साथ मेडिकल जो ब्रेक थ्रू है वो बढ़ते जा रहा है। तो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री है, इसको लिख लेना चाहिए। वो बता रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर, उसको कभी वैक्सीनेशन, HPV वैक्सीनेशन है, उससे इसको कंट्रोल कर सकते हैं एंड द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर हैज़ बिकम चीपर। साथ ही साथ ब्रेस्ट कैंसर है और टोबैको रिलेटेड लंग कैंसर है, द क्योर रेट हैव इंक्रीज्ड। जैसे ब्रेस्ट कैंसर का 50% था पहले क्योर रेट, अब 90% हो चुका है न्यू ट्रीटमेंट से। उसके बाद पैंक्रियाटिक कैंसर का जो क्योर रेट था वो 3% था 50 साल पहले, आज 6% हो गया। प्रोस्टेट कैंसर का पहले 60% था, अभी 100%, 100% क्योरेबल है। तो ये दिखा रहा है कि कैसे कैंसर रिसर्च में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बता रहा है आर्टिकल में कि कैसे कैंसर का केसेस ही बढ़े इंडिया में। पहले 14.6 लाख कैंसर केसेस डिटेक्ट हुआ था 2022 में, कहाँ से 14.2, 20,000 केस बढ़ गया। अब आने वाले वक्त में 2025 तक 15.7, मतलब 15,70,000 कैंसर केस होने का हर साल उम्मीद है। तो कैंसर दिखाता है कैंसर बढ़ते जा रहा है सोसाइटी के अंदर में। तो मैक्सिमम जो मेल को जो कैंसर है कहाँ पे होता है? 36% ऑफ कैंसर इज इन लंग, माउथ, प्रोस्टेट, टंग। और फीमेल के हिसाब से ब्रेस्ट, सर्विक्स, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरी, यूट्रस, लंग। तो इसके लिए 2-3 पॉइंट है। पहला है कि रेडियोथेरेपी मशीन होना चाहिए इंडिया में, जो इंडिया के पास अभी कम है। 1400, मतलब 1 रेडियोथेरेपी मशीन होना चाहिए पर मिलियन। इंडिया के पास 0.5 है पर मिलियन। उसका सेकंड पॉइंट है कि डायग्नोसिस होना चाहिए पहले एक एज लिमिट के बाद से। हर एक वीमेन, हर एक मेल को डायग्नोसिस कराना चाहिए प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर का। तीसरा पॉइंट है कि जो कैंसर रजिस्ट्री है इंडिया में उसको और अच्छे तरीके से डेटा का यूज़ करना चाहिए, उसका जेनेटिक्स कोड निकालना चाहिए, ताकि कैंसर होने का चांसेस अगर है, अगर परिवार में किसी को, तो पता लगा जा सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट द ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स इन 20th सेंचुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑप्शनल एंड ऑल्सो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, ऑल्सो GS पेपर 2, कि कैसे जो ट्रेंड कैसे था 20th सेंचुरी, जो सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में। तो इंडिया में हिंदी में समझते हैं इसको। पहला है कि जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट इज व्हेन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टारगेटेड इंस्टीट्यूशन such as judiciary and curtail the civil liberties and also imposed emergency on India 1975। तो JP आंदोलन हुआ, उसके बाद जयप्रकाश नारायण आंदोलन हुआ था जो बिहार के रहने वाले थे। तो ही कॉल्ड फॉर ऑपोजिशन यूनिटी एंड फॉर पीपल स्ट्रगल। तो जनता पार्टी जब जीता 1977 में, the first time thus Congress lost power at center and Janata Party formed government with the coalition of several ideologies such as Socialist Congress O, Congress Original, जो कांग्रेस जो इंदिरा गांधी का था वो कांग्रेस आई था, कांग्रेस इंदिरा, एक कांग्रेस ओरिजिनल था,
कांग्रेस ओ, जनसंघ से निकला बीजेपी। तो विजन क्या था? राम मनोहर लोहिया। ही वॉज अ स्टॉलवर्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया. He was the voice of downtrodden masses of India. He talked about the redistribution of wealth, regarding the vision of Shudra revolution in India against the domination of the caste elite. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट उनका एक फिगर है अपार्ट फ्रॉम बी आर अम्बेडकर। तो लोहिया जी के बारे में समझते हैं कि ही क्रिटिसाइज कांग्रेस, कि कांग्रेस दिखाता है कि वो कैसे कांग्रेस जो थे, मतलब जो खड़े थे 1950s के समय में, उसका आइडियोलॉजी पूरा चेंज हो चुका है। पहले वो गांधीयन था, अभी नेहरूवियन हो गया। तो नेहरूवियन आइडियोलॉजी है, दे सपोर्ट द कास्ट एलिट ऑफ द सोसाइटी, दे सपोर्ट द कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन विच प्रिवेंट्स द राइज ऑफ बैकवर्ड एंड डाउन ट्रोडन पीपल इन इंडिया। ये बताना चाह रहे थे लोहिया जी कि एक तरह से ब्राउन साहिब हैं। अब वो बात नहीं कर रहे हैं बाकी पिछड़े वर्ग, आदिवासी, विमेन, शेड्यूल कास्ट एक्सेट्रा, बाकी सबके लिए। तो उनका जो एक सपना था वो था कि हर एक डाउन ट्रोडन को एक तरह से इक्वालिटी और डिग्निटी के साथ रह सके, साथ ही साथ जो रिजर्वेशन हो वो रहे ऑपरेशन कास्ट के लिए इन गवर्नमेंट सर्विसेज, इगैलिटेरियंस इंडिया रहे जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो किसी के आसपास में। साथ ही साथ ही टॉक्ड अबाउट द स्मॉल मशीनरी, ही टॉक्ड अबाउट खादी, ही टॉक्ड अबाउट MSME एज अपोज टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बिरला, टाटा एक्सेट्रा। उसके बाद ही टॉक्ड अबाउट प्रिजर्विंग ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, यूजिंग और लोकल लैंग्वेज इन एजुकेशन एज अपोज टू इंग्लिश एजुकेशन। साथ ही साथ तो उनका एक ट्रेंड था कि जब 1990s में जब मंडल कमीशन हुआ बैठा, और साथ ही साथ और VP सिंह का गवर्नमेंट आया और उन्होंने मंडल कमीशन को फॉलो किया, तो उसके बाद फिर स्टार्ट होता है राम जन्मभूमि यात्रा। और उस समय फिर कमंडल का पॉलिटिक्स हुआ, वो बताना चाह रहे हैं। इसमें बहुत सारे पार्टी थे, राष्ट्रीय जनता दल, JDS, जनता दल सेकुलर जो कर्नाटका में, JDU बिहार में, BJD जो उड़ीसा में। तो ये सब पार्टीज आए थे कहाँ से? ओल्ड जनता दल से। ये सब पार्टी टूट के बना और दे फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन वेरियस स्टेट्स। यूपी में बना SP का, SP और BSP का, फिर बिहार में RJD का बना जो टूट करके, जो बिहार में जनता दल यूनाइटेड का बना जो टूट कर करके RJD और JDU बना। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो विज़न है लोहिया का वो आज भी जिंदा रखना चाहिए। तो विज़न बता दिए, साथ ही साथ एक बेसिक ट्रेंड हो गया फ्रॉम इमरजेंसी विद द राइज ऑफ JP आंदोलन। उसके बाद 1990 में मंडल, फिर राम जन्मभूमि, कमंडल, और राइज ऑफ local area politics, local regional politics in the country, in Karnataka, in Odisha, in West Bengal, in Bihar, in UP etc. और बस यही है। Then next article talks about fiscal deficit of the state. The gross fiscal deficit has fallen from 4.1% to 3.4%, और इसका जो स्टेट का डेट भी है वो भी घट गया है 31.1% से 29%। तो ये डेटा है, इसको लिख लेना चाहिए। The last article talks about the rise of ultra wealthy in India. तो एक डेटा है कि 1% of the India controls around 40% of the total wealth, लेकिन नहीं दिया बस में। उसके बाद दूसरा पॉइंट है रिसेशन, इंडिया में आने वाला है कुछ महीने में, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन इज ऑलरेडी इन प्लेस इन 2023। तो
इंडिया का जो डाइवर्सिफिकेशन है रिगार्डिंग टू ऑयल, रिगार्डिंग टू फूड, रिगार्डिंग टू सप्लाई चेन्स, उसके कारण इंडिया हो सकता है कि बेनिफिट करे और बच सके रिसेशन से. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.